Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So this is the first unit that we are starting. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं जो टीडीसी फर्स्ट सेम का मेजर और पास कोर्स दोनों का फर्स्ट यूनिट है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक्स जो सब है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं तो ये 3 रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका नाम हमको सबको पता है। फर्स्ट जॉन डेल्टन जो कि पायोनियर थे इन द स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। जॉन डेल्टन ने स्टडी स्टार्ट किया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। उसके बाद आए जे थॉमसन जो उनके स्टडीज़ को फर्दर एडवांसमेंट किए। एंड देन वी नो अबाउट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी बहुत काम किया इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। उसके बाद हम लोग का आता है बोर, जहाँ से हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, बोर्स थ्योरी। नील्स बोर उनका पूरा नाम था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड का स्टडीज को बेसिस रख के अपना स्टडीज एडवांस किए और उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी अप्लाई किया अपने स्टडीज में। रदरफोर्ड का थ्योरी को बेसिस रखे और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके उन्होंने नील्स बोर ने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ थ्योरी दिए थे इलेक्ट्रॉन को लेके जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। इफ दिस इज द न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज रहता है एंड इफ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो जो वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसके ऊपर कुछ थ्योरी दिए थे नील्स बोर ने, तो हम लोग को वहाँ से स्टडी करना है। दिस इज नील्स बोर। नील्स बोर का जो सब इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है जिसको बोर्स थ्योरी बोला जाता है, हम लोग को वो स्टडी करना है। फर्स्ट थ्योरी जो उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था कि जो सब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है इन सम पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑर्बिट्स। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे कुछ ऑर्बिट्स रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। और जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा उसके पास एक डेफिनिट होल नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एनर्जी रहेगा। तो उसका मतलब क्या है? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्वांटा को हम लोग पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्वांटा जो वर्ड है वो आया है हम लोग का एक लैटिन वर्ड है क्वांटा, जिसका मतलब है हाउ मच। हाउ मच इसका मतलब है ए डेफिनिट अमाउंट। क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब बेसिकली है डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी।
तो बोर्ड्स ने हम लोग को बोला था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब तक उसका एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड रहेगा उसके साथ। इस ऑर्बिट्स को इसलिए नाम दिया गया था एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स। ठीक है, और जो एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन दिया गया था बाय दिस एक्सप्रेशन E equals to NH nu, which is equals to NH C by lambda, because we know C equals to nu lambda, so यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं nu equals to C by lambda. So this is the expression for energy. यहाँ पे जो n है ये n एक इंटीजर है. This n is an integer. h जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है. nu is the frequency और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ. सो यहाँ से हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलता है E इक्वल्स टू एन एच न्यू और E इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू है, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एनर्जी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाई लेमडा है. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एनर्जी जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट या फिर कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ही हमेशा असाइन किया जाएगा इस एनर्जी को. मतलब E इक्वल्स टू एन एच न्यू और E इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी है इसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही रहेगा हमेशा. वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या होगा? दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू. एच न्यू का कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा एनर्जी का वैल्यू वही रहेगा, या फिर एच सी बाई लेमडा को कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एनर्जी का वैल्यू होगा. तो हर एक वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकता इस एनर्जी को. इस एनर्जी का कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही होंगे जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाय लेमडा होगा. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूअस. सो एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं रहेगा. कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि हर एक नंबर इन नंबर सिस्टम देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. सो हर एक नंबर कॉन्टिन्यूअसली असाइन नहीं किया जा सकता इस एनर्जी को. कुछ कुछ नंबर ही असाइन किया जा सकता है जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाई लेमडा होगा. सो इसलिए ये एनर्जी डिस्क्रीट होगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा. इसको बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन. ये क्वांटाइजेशन का मतलब है डिस्क्रीट वैल्यूज assigned. So energy according to this theory is quantized. हर एक वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स असाइन नहीं किया जा सकता एनर्जी को.
कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही असाइन किया जा सकता है एनर्जी को, और वो पर्टिकुलर वैल्यूज क्या होगा, वो पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाई लेमडा। सो हियर n इज एन इंटीजर, इसका वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोग जब एच न्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एच न्यू या फिर 1 इंटू एच सी बाई लेमडा, यहाँ से एक वैल्यू हमें मिलेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू होगा E1। सो 2 से जब इंटू करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू एच सी बाई लेमडा होगा, मान लीजिए इसका वैल्यू होगा E2। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू एच न्यू या फिर 3 इंटू एच सी बाई लेमडा, मान लीजिए इसका वैल्यू है E3। सो ये पर्टिकुलर वैल्यूज ही असाइन किया जा सकता है एनर्जी को। इसका कुछ एक वैल्यू आएगा E1 का, E2 का भी कुछ एक वैल्यू आएगा। ये दोनों वैल्यूज में बहुत या फिर कुछ डिफरेंस रहेंगे। सो ये डिफरेंस जो है इसको ही बोला गया है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है। सब रियल नंबर्स असाइन नहीं किया जाएगा एनर्जी को, कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही रहेगा। इसको बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर, सो नेक्स्ट जो हम लोग का पोस्टुलेट है इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब तक कांस्टेंट रहेगा तब तक वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही रहेगा। मतलब हम लोग का ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट्स है, यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब तक इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ही रहना पसंद करेगा, यहाँ से कहीं जंप करके ये नहीं जाएगा। सो इसलिए जब तक एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कांस्टेंट रहता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रहना पसंद करता है। सो इसलिए इस एनर्जी लेवल्स को नाम दिया गया है स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स नाम दिया गया है। अभी इन एनर्जी लेवल को ऐसे भी नेमिंग किया जा सकता है n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लाइक ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है। ऐसे बहुत सारे रहेंगे, उनको ऐसे नंबरिंग किया जा सकता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इसको ऐसे भी नेमिंग किया गया है। 1 को बोलते हैं के शेल, 2 को बोलते हैं एल शेल, 3 को बोलते हैं एम शेल, 4 को बोलते हैं एन शेल एंड सो ऑन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगी कि एक इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से उसका एनर्जी उतना ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितना पास रहेगा न्यूक्लियस का उतना उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलाईजेशन ज़्यादा होगा, इसलिए एनर्जी डिक्रीज करेगा। और जितना वो दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना दूर होगा उतना एनर्जी उसका ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल्स टू 4 लेवल is greater than energy of an electron in n equals to 3 level is greater than energy of an electron in n equals to 2 level is greater than energy of an electron in n equals to 1 level. So ध्यान रखना है हम लोग को कि एनर्जी ज़्यादा होता जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा न्यूक्लियस से।
सो थर्ड पोस्टुलेट जो हम लोग को दिया गया है उसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं करता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में या फिर डिस्क्रीट मैनर में चेंज करता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है। तो उसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम लोग का एनर्जी लेवल्स ऐसा है, मैंने ऐसे रैंडम ड्रॉ किया है। एनर्जी स्पेसिंग में अभी यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। सो दिस इज n equals to 1, this is n equals to 2, this is n equals to 3 and this is n equals to 4। अभी n equals to 1 में जो एसोसिएटेड एनर्जी रहेगा that will be minus 13.6 electron volt, this will be minus 3.4 electron volt, this will be minus 1.5 electron volt and this will be minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब कैसे आया अभी आप टेंशन मत लो, इसका फॉर्मूला मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तब आप लोग को भी निकालना आ जाएगा। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल का एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 2 लेवल, तो इसका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। सो डेल्टा E 1 to 2 that will be energy of final state that is E2 minus energy of initial state that is E1। so E2 का एनर्जी जो है वो है -3.4 माइनस E1 का एनर्जी जो है that is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये डिफरेंस हम लोग का आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 लेवल में जंप करे तो इसका एनर्जी डिफरेंस होगा n इक्वल्स टू 2 to 3 एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट दैट इज E3 माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट दैट इज E2। सो ये आएगा हम लोग का E3 का एनर्जी है -1.51 माइनस E2 का एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 4 लेवल में जंप करे तो इसका एनर्जी डिफरेंस होगा एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट दैट इज E4 माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट दैट इज E3। सो E4 मतलब -0.85 माइनस E3 मतलब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले एनर्जी डिफरेंस जो आया ये 10.2 में आया, फिर आया 1.89 में, उसके बाद आया 0.66 में। तो हर एक रियल नंबर एनर्जी डिफरेंस में नहीं आ रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ नंबर ही आ रहा है एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज में। सो ये एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं कर रहा है, वो कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज ही हम लोग असाइन कर सकते हैं इस एनर्जी डिफरेंस वैल्यूज को, इसलिए ये डिस्क्रीट मैनर में या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में चेंज होता है। और एक चीज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लिखा था जंप, जंप इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जो सब एनर्जी लेवल्स रहता है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा और यहाँ से जो यहाँ पे जाएगा
इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये दोनों एनर्जी डिफरेंस में कुछ एक डिफरेंस होगा। फिर n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 4 में जब जाएगा, उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ये दो एनर्जी डिफरेंस में भी कुछ एक डिफरेंस होगा, ये दो एनर्जी डिफरेंस में भी कुछ एक डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे ये वर्ड जंप यूज़ किया जाता है। जंप का मतलब ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन उड़ उड़ के एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करके नहीं जाता है। ये जंप का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज नहीं होता है, मतलब वो फ्लो नहीं करता है। फ्लो मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो वो फ्लो नहीं करता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में चेंज होता है, इसलिए ये वर्ड जंप यूज किया जाता है। जंप का मतलब ये नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा। ये हम लोग को क्लियर करना है। एनर्जी जब सप्लाई करते हैं हम लोग बाहर से कुछ एक सिस्टम को, तब एटॉम्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है, वहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग का ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से हम लोग ने एनर्जी सप्लाई किया है इस सिस्टम को, ये कोई एटॉम है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके ही वो दूसरे लेवल में उसका एनर्जी बढ़ेगा दूसरे लेवल तक। इसका मतलब ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे E1, इसका नाम देती हूँ E2, इसका नाम दे देती हूँ E3। अगर ये इलेक्ट्रॉन E1 सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो ये ग्राउंड स्टेट से ये वाला n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ग्राउंड स्टेट से n इक्वल्स टू 4 में भी जंप कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से n इक्वल्स टू 3 लेवल तक जंप कर सकता है। और ये E3 अगर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ये ग्राउंड स्टेट से n इक्वल्स टू 2 लेवल तक ही जा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका एनर्जी चेंज होके n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 4 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा हायर लेवल में वो एक्साइट करके जाएंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके हिसाब से वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एक्साइट होके जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होने के बाद इसका एनर्जी लेवल, अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ गया है। सो नेचर में कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करता है। सब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हम लोग का ग्राउंड स्टेट में सबसे स्टेबल एनर्जी स्टेट में रहना पसंद करता है। इसलिए क्या होगा, जब ये E1 इसका एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगा, E2 इसका एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगा और E3 इसका एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगा, उसके बाद ये लोग ट्राई करेंगे कि एनर्जी को रिलीज करके ये ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाए और स्टेबल हो जाए। सो E1 इलेक्ट्रॉन N4 से N1 में आने का कोशिश करेगा और E2 इलेक्ट्रॉन N3 से N1 में आने का कोशिश करेगा और E3 भी n इक्वल्स टू 2 से N1 में आने का कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आने का कोशिश करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में आने का कोशिश करते हैं, ताकि वो लोग स्टेबल स्टेट में रहे। तो ये सब को जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ऐसे एनर्जी को रिलीज करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस।
ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने के बाद, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब होता है तब एनर्जी रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी रिलीज करते हैं उससे एसोसिएटेड कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है और कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ भी रहता है। सो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ से एसोसिएटेड हम लोग स्पेक्ट्रा देखते हैं जब हम लोग इसको स्पेक्ट्रल एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए हम लोग को ऐसे कुछ लाइंस दिखाई देता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तब इससे एसोसिएटेड कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रहता है जिसके दौरान हम लोग जब इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे तब कुछ हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे दिखाई देगा और ये स्पेक्ट्रल लाइंस अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे हम लोग ने एक एटम कंसिडर किया है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इन रियलिटी जब हम लोग कोई सिस्टम लेते हैं उसमें इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ एटॉम्स रहता है, उसमें इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसलिए हम लोग को इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ ऐसे लाइंस मिलता है। और ये लास्ट पोस्टुलेट है हम लोग का बोर्स थ्योरी का, जिसमें बोला गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड रहता है। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का कुछ एक डेफिनेट वैल्यूज ही हम लोग असाइन कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को बोला गया है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ टर्म्स समझना है। पहले तो एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? जब कोई बॉडी का मास होता है और वो मूव करता है किसी एक वेलोसिटी के साथ तो उसका एक मोमेंटम वैल्यू रहता है और जब वो सर्कुलर मोशन करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जब लीनियर मोशन होता है तब हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है ऐसे, सो उसका इलेक्ट्रॉन का मास भी है और वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये एक सर्कुलर पाथ है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का एसोसिएटेड एक एंगुलर मोमेंटम रहेगा। सो यहाँ पे बोला गया है जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड रहता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब वो कुछ एक डेफिनिट अमाउंट ही ले सकता है, एसोसिएट कर सकता है अपने साथ। हर एक वैल्यू एसोसिएट नहीं हो सकता है इस एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है mvr इक्वल्स टू n इंटू h बाई 2 पाई। तो पहले हम लोग देखे थे कि एनर्जी इज n इंटू एच न्यू। सो हम लोग बोले थे कि एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है mvr दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि mvr जो है वो हर एक वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम को। जो सब वैल्यूज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा वो सब वैल्यूज ही हम लोग असाइन कर पाएंगे mvr को। सो mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग का पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी खत्म होता है। उसके बाद हम लोग का आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें डिफरेंट सीरीज हम लोग को देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज लाइमैन सीरीज, देन वी गेट बार्मर सीरीज, then we get Paskin series, then Brackett series, then Font series. So these are the series. Lyman series हम लोग को मिलता है जब हायर एनर्जी लेवल से n फाइनल, n सफिक्स स्मॉल f, n फाइनल कोई भी हायर एनर्जी लेवल हो सकता है जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। n फाइनल
2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी एनर्जी लेवल हो सकता है। वहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन n=1 लेवल में जंप करता है, तब जो स्पेक्ट्रा हम लोग को दिखने को मिलता है, that is called the Lyman series of hydrogen spectrum. उसके बाद we get Balmer series. यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो n=3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होगा। वहाँ से n इनिशियल जो है वो होगा n=2। इसका मतलब है n 3 4 5 6 या फिर हायर एनर्जी लेवल्स से जब n=2 लेवल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तब जो हम लोग को स्पेक्ट्रम दिखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। देन वी हैव पास्कन सीरीज। पास्कन सीरीज में n फाइनल होगा 4 5 6 7 like that to n initial equals to 3. So हायर एनर्जी लेवल से n=3 में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, then we get the Pascal series. In bracket series, हायर एनर्जी लेवल से 5 6 7 ऐसे एनर्जी लेवल से जब n इनिशियल n=4 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, then we get the bracket series. And finally fund, जिसमें हायर एनर्जी लेवल्स that is 6 7 8 से n इनिशियल that is n=5 में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, then we get the fund series. So यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में, दैट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग जब एनर्जी लेवल्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है सबसे नीचे जो n=1 है और n=2 है, उसमें एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद से डिक्रीज होता रहता है एनर्जी डिफरेंस जितना एनर्जी लेवल्स हाई होता जाता है। और उसके बाद हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइमन सीरीज में जो है, लाइमन सीरीज में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये ग्राउंड लेवल की तरह है या फिर ग्राउंड फ्लोर की तरह है। ये ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, दिस इज सेकेंड फ्लोर, दिस इज थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू ग्राउंड फ्लोर टू, उसके बाद सेकेंड टू ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर, ऐसे। तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि n=1 और n=2 में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है। सो लाइमन सीरीज में जो सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है उसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो लाइमन सीरीज में in comparison to all the series, the energy difference in the electronic transitions is the highest. इसलिए हम लोग को पता है E=h nu, that is E proportional to nu, and E=hc by lambda. So E proportional to 1 by lambda. तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लाइमन सीरीज में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और वेवलेंथ लोएस्ट है। बिकॉज एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हम लोग का वेवलेंथ, इसलिए वेवलेंथ सबसे कम होगा यहाँ पे। और फन में क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है जितना ऊपर हम लोग जाते हैं एनर्जी लेवल्स उतना
कॉम्पैक्ट होता जाता है, कॉम्प्रेस होता जाता है, एक दूसरे के पास आता जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस कम है फार्न सीरीज में। एनर्जी डिफरेंस कम है इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कम है। फ्रीक्वेंसी इज लो, फ्रीक्वेंसी लो है इसलिए वेवलेंथ इज हाई, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है, wave number is 1 by wavelength is given by RH, that is called the Rydberg's constant, RH into 1 by Ni, n initial square minus 1 by n final square. RH is Rydberg's constant, इसका वैल्यू होता है 109690.8 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर 21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट वैल्यूज याद रखना हम लोग को ज़रूरी होता है, या फिर हम लोग इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसको याद रखना है हम लोग को। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होता है वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो अगर हम लोग को n फाइनल और n इनिशियल का वैल्यूज पता है, सो वी कैन इवैल्यूएट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से, दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ nth एनर्जी लेवल is given by En, which is given by minus 13.6 into Z square by n square electron volt। ठीक है, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग को याद रखना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को हेल्प करेगा। सो मैंने जो लिखा था थोड़ी देर पहले कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है n इक्वल्स टू 1 के साथ एसोसिएटेड एनर्जी का, उसके बाद -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है n इक्वल्स टू 2 के साथ एसोसिएटेड एनर्जी का, वो मैंने यहाँ से निकाला था। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, मैंने उस एटम को हाइड्रोजन एटम पकड़ा था। सो फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग को पता है Z। सो हियर Z is the number of protons in an atom, जिसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, और N है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल है उसका नंबर है N, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा जो कि एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज द Z वैल्यू। सो फॉर हाइड्रोजन एटम वी नो कि एक ही प्रोटॉन रहता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो Z इक्वल्स टू 1। और अगर हम लोग को n इक्वल्स टू 1 का एनर्जी वैल्यू निकालना है, सो वी कैन राइट E1 इक्वल्स टू -13.6 इंटू, इस फॉर्मूले से Z स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम लोग अगर E2 का n इक्वल्स टू 2 का एनर्जी निकालना चाहे तो ये होगा -13.6 इंटू Z होगा 1, सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
n will be equals to 2, so 2 square, so इसका वैल्यू आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर डिफरेंट एटॉम्स एंड फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। सो इस क्लास में इतना तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।